मंत्रिमंडल के प्रकार और मंत्रिमंडल और मंत्रालय के बीच में या मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होती है, इसके बीच में किस प्रकार के अंतर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल शब्द जो है उसका अर्थ होता है मंत्रणा करना या सलाह देना। तो ब्रिटेन में प्राचीन समय के अंदर जो सम्राट होता था उसको सलाह देने का कार्य, और जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई तो प्रधानमंत्री की सलाह देने के लिए जिस सलाहकारी मंडल की नियुक्ति होती है उसको मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। मंत्रिमंडल जो होता है वो प्रधानमंत्री का एक सहायक संस्था है और प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य निष्पादित किए जाते हैं वो सभी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। जहाँ तक ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताओं का प्रश्न है, ब्रिटिश संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और संबंध क्यों पाया जाता है? इस संबंध में कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो संसद के सदस्य होने अनिवार्य है। संसद पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को नियंत्रित रखती है। वहीं मंत्रिमंडल कॉमन सभा को भंग करके दोबारा चुनाव करा सकता है। इस प्रकार संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध होता है। या यूँ कहे कि जो संसद है उसके कार्यकर्ता जो है वो मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल जिस प्लेटफॉर्म पे कार्य करता है वो संसद है। जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो दो प्रकार के उत्तरदायित्व निभाते हैं। पहला उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिमंडल के निर्णय और कार्यों के लिए सभी मंत्री समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। वहीं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है। ये जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वह प्रत्येक मंत्री का है। वो सार्वजनिक जीवन में अपनाई गई या अपने द्वारा निष्पादित जो भी क्रियाएं करता है उसके लिए वह उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व की आड़ में किसी भी मंत्री की निजी भूलों और गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन्हें एक और जहां सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाना होता है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को निभाना होता है। तीसरी बड़ी विशेषता मंत्रिमंडल की यह है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो राजनीतिक एकता रखते हैं, क्योंकि वो एक ही दल से होते हैं, इसीलिए उन्हें राजनीतिक सजातीयता कहते हैं। और सदस्य आपस में एक प्रकार से टीम भावना से कार्य करते हैं और वो एक प्रकार से उनमें मतभेद नहीं पाए जाते, और मतभेद होता है तो मंत्रिमंडल का चलना संभव नहीं होता है। चौथी विशेषता मंत्रिमंडल की यह है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल कार्य करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार कराता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके निर्णयों की घोषणा करता है। राजा और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का जो काम है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वहीं मंत्रिमंडल की चौथी विशेषता है राजा और मंत्रिमंडल के बीच विशेष संबंध पाए जाते हैं। जैसे वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, राजा उस पर अपनी सहमति देता है। राजा स्वयं मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। जहाँ तक मंत्रिमंडल के बैठकों का प्रश्न है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उनकी कार्रवाई होती है वो गोपनीय रखी जाती है। मंत्रिमंडल के आंतरिक मतभेद जनता, संसद या राजा को मालूम नहीं हो पाते हैं, इसलिए बैठकों की कार्रवाई प्राय गोपनीय रखी जाती है। मंत्रिमंडल एक टीम रूप में कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल जो है
वो संसद, प्रधानमंत्री और सम्राट के बीच में एक प्रकार से महत्वपूर्ण कड़ी है। और यूँ कहें कि ये संस्थाएं तो औपचारिक है, लेकिन वास्तविक रूप से सत्ता का जो उपभोग है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक ब्रिटेन में मंत्रिमंडलों के विशिष्ट प्रकारों का या टाइप का प्रश्न है, ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल दिखाई देते हैं उसमें मोटे रूप से मंत्रिमंडल 4 प्रकार के हैं। छाया मंत्रिमंडल, संयुक्त मंत्रिमंडल जिसको कोलिशन कैबिनेट कहते हैं, युद्ध मंत्रिमंडल जिसको वार कैबिनेट कहा जाता है, और आंतरिक मंत्रिमंडल जिसको किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि ये जो ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल हैं उनके क्या कार्य हैं, उनको इन नामों से क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं छाया मंत्रिमंडल। ब्रिटेन में राजा को इतना दल निरपेक्ष एवं पवित्र माना जाता है कि इसके अंतर्गत शासक दल और विरोधी दल दोनों को समान महत्व प्राप्त होता है। इसलिए विरोधी दल को सम्राट या साम्राज्ञी का विरोधी दल हिज एंड हर मैजेस्टीज अपोजिशन कहा जाता है। शासक दल के समान ही विरोधी दल भी अपना मंत्रिमंडल गठित करता है, जिसमें शासक दल के मंत्रियों के समान ही विरोधी दल के विभिन्न सदस्य अलग अलग विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उसे ही छाया मंत्रिमंडल की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के मंत्रिमंडल के 2 विशेष महत्व या लक्ष्य या उद्देश्य रहते हैं। पहला, जो विरोधी दल है वो भली प्रकार से संगठित रहता है, और दूसरा, विरोधी दल सत्ता संभालने के लिए सदैव तैयार रहता है। यानी वैकल्पिक सरकार जो है वो छाया मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाती है, और दूसरी ओर जो सत्तारूढ़ सरकार जो होती है वो छाया मंत्रिमंडल से सदैव अलर्ट रहता है कि यदि कोई किसी प्रकार की गलती हुई, किसी प्रकार की लुप्ति रही, तो उसकी जानकारी विपक्ष को होगी और विपक्ष कल घेरेगा या विपक्ष जो है वो घेरने का प्रयास करेगा। इसलिए छाया मंत्रिमंडल के जो प्रेत के रूप में कार्य करता है, जिसे सत्तारूढ़ दल होता है, वो अधिक सचेत रहता है। जहाँ तक कोलिशन मंत्रिमंडल या संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रश्न है, तो कभी कभी लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, इसलिए एक दल को लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं होता। अतः लोकसभा का विश्वास बनाने के लिए कई दलों को मिलकर सरकार बनानी पड़ती है, और इसके अलावा कई बार असाधारण संकटकालीन परिस्थितियों में भी देश की एकता बनाए रखने के लिए विभिन्न दल मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये से संयुक्त रूप से देश की रक्षा में जुड़ जाते हैं। इसे संयुक्त मंत्रिमंडल कहते हैं। और ये संयुक्त मंत्रिमंडल जो होते हैं उनका जीवन दीर्घजीवी नहीं होता। असाधारण परिस्थितियों के अंत के साथ ही उनका अंत भी हो जाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इस प्रकार के मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है। और इसको अपन कह सकते हैं कि सत्ता की लूट है। आवश्यकता अनुसार सत्ता का लाभ लेने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था प्राय की जाती रही है। तीसरा मंत्रिमंडल का जो प्रकार है उसको अपन युद्ध मंत्रिमंडल कहते हैं। युद्ध या किसी विशेष आपत्ति के समय बहुत जरूरी होने पर इस प्रकार के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और ये जो मंत्रिमंडल होता है, युद्ध मंत्रिमंडल, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसमें 5-6 मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाता है, और युद्ध या संकट की समाप्ति के साथ ही ये मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन में 1916 में लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा और 1940 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा इस प्रकार के मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। उसको युद्ध मंत्रिमंडल के कहा गया। ये अपन कह सकते हैं कि जो युद्ध की विभीषिका हो या युद्ध की संभावना हो या युद्ध से निपटना हो, उस समय खास मंत्रियों का एक संगठन बनाया जाता है। उसको युद्ध मंत्रिमंडल का दायित्व निभाना होता है। वो प्रधानमंत्री के खास सलाहकार होते हैं जो युद्धक व्यवस्था के निर्णय या उसकी कार्य योजना से संबंधित होते हैं। अंतिम मंत्रिमंडल, जिसको अपना आंतरिक मंत्रिमंडल या इनर कैबिनेट कहते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रत्येक समय अपने संपूर्ण जो मंत्रिमंडल होता है उसके साथ सलाह लेना संभव नहीं होता। अतः वह किसी समस्या के समाधान के लिए 4-5 प्रमुख मंत्रियों की सलाह लेता है,
जो प्रधानमंत्री के खास होते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री के कॉक्स होते हैं। और ये कॉक्स जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री इनकी सलाह के आधार पर कार्य करता है। इनको आंतरिक मंत्रिमंडल या इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। अब अपन देखते हैं कि प्राय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के लिए हम एक ही समझ लिया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर है। पहला अंतर तो आकार को लेकर है कि जो मंत्रिमंडल होता है उसके जो सदस्य होते हैं वो कम होते हैं, आकार छोटा होता है, जबकि मंत्रिपरिषद जो होती है इनके सदस्य अधिक होते हैं। कैबिनेट में केवल हायर रैंकर मंत्री होते हैं, जिसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जबकि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री इत्यादि भी शामिल होते हैं। और दूसरा अंतर यह है कि कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उनका रैंक कैबिनेट का होता है, अतः उनके और वेतन और भत्ते जो होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते होते हैं जो मंत्रिपरिषद के होते हैं उनके कम होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो विभाग के सर्वेसर्वा होते हैं, जबकि राज्य मंत्री और उप मंत्री जो हुआ करते हैं वो उनके सहायक हुआ करते हैं। फिर शक्तियों की दृष्टि से देखा जाए तो जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनके पास शक्तियाँ अधिक होती है, जबकि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या अधीनस्थ मंत्री, उपमंत्री जो होते हैं उनकी शक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं होते, उनके कार्य भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण होता है, जबकि मंत्रिपरिषद है वो एक प्रकार की उसकी कार्यकारिणी है। उसके अंदर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, संसदीय सचिव ये मिलकर आते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के अंदर भेद है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण डिसीजन मेकर निकाय है, जो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की सहायता करता है।